चलिए तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के अंदर में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसी के साथ शुरुआत हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। हमने थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था जब हम लोग देख रहे थे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स या वर्क डन बाय ऐसे वेरिएबल फोर्स जिनका x कंपोनेंट केवल x पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट केवल y पे डिपेंड करता है, या वर्क डन बाय ऐसे वेरिएबल फोर्स जो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं। उस समय हमने चर्चा की थी कि इन तीनों फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और मैंने वहां पे नाम भी लिया था कि ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इसका नाम क्यों है कंजर्वेटिव और क्या क्या इसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको देखते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे आप सोचें, एक एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान आ जाएंगी। अर्थ के प्रेजेंस में, अर्थ का फोर्स है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, अर्थ के प्रेजेंस में अगर इसको हम फ्रीली छोड़ देते हैं तो ये फ्रीली फॉल करता है। यहां पे हाइट की वजह से इसके पास एनर्जी है, और वो एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। बेसिक क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके होते हैं, इसलिए टर्म यूज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्यों? हाइट डिक्रीज करेगा ना भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, इसका एनर्जी बचा हुआ रहेगा। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, और जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, जब बॉडी यहां पे पहुंचेगा, तब भी उसका पूरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके पास उतना ही एनर्जी है टोटल जितना उसके पास शुरू में था। अब इस बार पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो चुका है किस में? काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहां देख रहे हैं कि ग्रेविटी जब अपने अंदर फोर्स लगाती है, जब ग्रेविटी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, तो टोटल एनर्जी उसका कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी उसका कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी उसका खत्म नहीं होता है। इसीलिए ऐसे फोर्सेस का नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये फोर्स को एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं। ये फोर्स जब लगते हैं एनर्जी को कंजर्व करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक दें, जैसे अगर आप सोचिए यहां पे हमने ऊपर फेंक दिया, काइनेटिक एनर्जी इसको दे के रखा था, अब धीरे धीरे इसका काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगा, तो हमारे मन में आएगा अरे इसका एनर्जी खत्म हो रहा है। नहीं, इसका एनर्जी अभी भी इसके पास है, बस वो एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बस इतना ही अंतर है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस समय भी इसका टोटल एनर्जी कंजर्व है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में मोशन कर रहा है। इसीलिए हम लोग ऐसे फोर्सेस को जो किसी बॉडी के टोटल एनर्जी को कांस्टेंट बना के रखते हैं, टोटल एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। वही दूसरा एग्जांपल ले लें, मान लो फ्रिक्शन वाला टेबल है ये, इसमें फ्रिक्शन है, इसका मास है, मैं इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी, और अगर इसे वेलोसिटी दे दी, धीरे धीरे ये स्लो डाउन होते होते यहां पे रुक जाएगा, स्टॉप। यहां पे भी कुछ चीज हो रहा था, हमने शुरू में काइनेटिक एनर्जी दी थी, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खर्च हो जा रही है, खत्म हो गई। अब इसके पास पूछे भाई तुम्हारे पास कुछ एनर्जी है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी खत्म, और कोई नया एनर्जी आया भी नहीं। एटलीस्ट जो नया एनर्जी आया वो उसके पास नहीं है। अब टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं, इसके पास एनर्जी भले नहीं है, कहीं और गया होगा,
लेकिन इसके पास अब नहीं, कहां चला गया, हीट के फॉर्म में। फ्रिक्शन की वजह से जब वहां पे रब हुआ होगा दो सरफेस, तो वहां हीट आया होगा कि नहीं आया, तो वहां हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये नहीं कि किसी भी सिचुएशन में आप समझ लीजिए फिजिक्स में टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहना है, ये बात तो तय है, लेकिन उस बॉडी के पास जो एनर्जी वो खत्म हो गया, उस बॉडी के पास अब वो एनर्जी नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग केसेस में इनके, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए जल्दी से कॉपी करिए। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स में आता है वो ये है कि अगर आप सोचें इसके अगेंस्ट आप वर्क करें, मान लीजिए आपने इसको उठाया, जितना mg फोर्स लगा रहा है उतना ही आपने लगाया, तो आप इसके अगेंस्ट वर्क करें, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। मान लो ये 2 kg का बॉडी है, नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, तो उसको बस बैलेंस आपने किया, ऊपर भी आपने 20 न्यूटन लगाया, उसे स्लाइटली ज्यादा फोर्स लगाया, 20.000000000000001 ऐसा फोर्स लगाया कि ये एक्सिलरेट ना करे लेकिन ऊपर जाए। तो ऐसे केस में ऊपर ये जाएगा, क्या हमने कुछ वर्क किया, हाँ हमारा फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, कैसा वर्क डन कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हैं। तो वो वर्क डन धीरे धीरे इसके एनर्जी को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा, वो वर्क डन इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। शुरू में हमने वेलोसिटी नहीं दी, जीरो वेलोसिटी था, और बाद में वेलोसिटी नहीं दे, बहुत धीरे धीरे ले जा रहे हैं, लेकिन ले जाते हुए हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ग्रेविटी के इतना फोर्स तो कम से कम लगाना पड़ेगा, तब ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। तो ग्रेविटी के बराबर उसे स्लाइटली ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ऊपर जाएगा, और जो हमने वर्क किया वो इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। लेकिन इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मान लीजिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे 20 न्यूटन है, आपने इधर 20.0000001 ऐसा फोर्स लगाया, और अब आप यहां पे अगर उतना फोर्स लगाएंगे और इसको मूव कराएंगे स्लोली, तो यहां आते आते क्या इसके पास कुछ एनर्जी होगा, कोई एनर्जी नहीं। कैसे पता चलता है किसके पास एनर्जी किसके पास नहीं, इसके पास जैसे एनर्जी आ गया आप इसको छोड़ दीजिए, और गलती से भी आपका सर उसके नीचे है, पता चल जाएगा कि इसके पास एनर्जी आ गया है कि नहीं। यहां पे आप छोड़ दीजिए, आप वहां हाथ अपना रख लीजिए, क्या उधर से लौट के आएगा, नहीं आएगा, तो उसके पास एनर्जी नहीं आया। तो हमने जो वर्क किया उसको ये कंजर्व करके रख लेता है, छुपा के बचा के रख लेता है, किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, इसलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जो हमने यहां वर्क डन किया उसको पूरा पूरा बर्बाद कर दिया, नॉन कंजर्वेटिव बच्चा है, समझ रहे हो, है ना। इसके पापा ने पैसा दिया, बचा के रख लिया, जमा कर लिया, उसके पापा ने पैसा दिया, क्या किया, पूरा खर्च करके बर्बाद करके आ गया, है ना, फ्रेंड लोग के साथ पार्टी कर लिया, बर्बाद कर लिया पैसा। तो इसीलिए इसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव, इसका नाम है कंजर्वेटिव, है ना। अब कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लें। तो एक तो ये हो गया कि वैसा फोर्स जो कि हमारे किए हुए वर्क डन को, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन, हम क्या हो गए, एक्सटर्नल। यहां पे सिस्टम क्या है, सिस्टम किसको किसको मान रहे हैं, बॉडी को और अर्थ, समझ रहे हो, बॉडी को और अर्थ एक सिस्टम, और हम बाहर से एजेंट के हैं, एक्सटर्नल एजेंट। तो हमारा वर्क डन को ये जब कंजर्व करके रख लेता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, ठीक है। तो वो फोर्स जो एक्सटर्नल वर्क डन को स्टोर कर लेता है इन सम फॉर्म, है ना, जिसका हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उस फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जो सिस्टम बाहर से किए हुए वर्क डन को क्या नहीं कर पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है, उसको हम लोग वैसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। The second point is work done by conservative force is independent of path. इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप इसको यहां से ऐसे घुमा के ले जाइए, कैसे भी ले जाइए या डायरेक्ट ले जाइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा
वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल रिमेन सेम। बस इतना ही उसमें ध्यान रखना है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम रहने चाहिए, ठीक है। मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी या वर्क डन इन जनरल, वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जिससे बॉडी को ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो लिखना है क्या, लिखवा। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप इज 0। अगर पूरा राउंड ट्रिप आप कर लें, यहां से ऐसे घुमा के ऐसे ले जाएं और फिर वापस ले आएं, किसी तरीके से, जरूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही करें, किसी भी तरीके से आप यहां से ले जाएं और वापस ले आएं, किसी भी रास्ते, टोटल वर्क डन विल बी 0। वर्क डन क्या होगा, 0। आई होप इट इज क्लियर, है ना, इतना क्लियर है। चलिए, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप क्यों 0 है, उसको भी थोड़ा समझिए। सपोज ये I है, ये F है, हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं, एक बार ऐसे ले जा रहे हैं और एक बार ऐसे ला रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आपको जैसे ही आप वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 करेंगे, वैसे ही पाथ वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा। आप राउंड ट्रिप कैसे कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए हमने इसको बीच के पॉइंट को नाम ABC दे दिया, तो IAF से फिर FCI, इस तरह से एक राउंड ट्रिप ले सकते हैं। और दूसरा IBF से फिर FCI, ऐसा राउंड ट्रिप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इसके वर्क डन को 1 से डिनोट करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन पाथ 1 प्लस वर्क डन पाथ 3 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से वर्क डन पाथ 1, सॉरी, वर्क डन पाथ 2 प्लस वर्क डन पाथ 3 शुड बी इक्वल टू 0। यस और नो? अब जैसे आप देखिए ये दो इक्वेशन, क्या यहां से क्या इंप्लाई होता है कि वर्क डन पाथ 1 मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन पाथ 2। मतलब ले जाने में आप 1 से ले जाएं या 2 से ले जाएं, वर्क डन सेम है। तो क्या आप उल्टा कंक्लूजन कर सकते हैं कि वर्क डन पाथ 1 और वर्क डन पाथ 2 अगर बराबर है तो राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होना जरूरी है ताकि पाथ से इंडिपेंडेंट रहे उसका वर्क डन। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सपोज कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है और पार्टिकल को 1 से 2 पे ले जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, वो होता है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पार्टिकल अगर 2 पे होगा तो उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको हमने नाम दे दिया U2। और अगर पार्टिकल 1 पे होगा तो उसका भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसका हमने नाम दे दिया U1। अब ये केवल इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये है कहां 1, ये 2 कहां है। उसी तरह से वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी केवल पोजीशन ऑफ 1 और 2 पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप चाहे इस पाथ ले जाओ, चाहे उस पाथ ले जाओ, चाहे इस पाथ ले जाओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सेम रहेगा, प्रोवाइडेड इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहे। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को U2 माइनस U1 से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको रिलेट करने में एक साइन आता है माइनस का। वो क्यों आता है उसको समझिए। हम लोग एक बॉडी लिए जिसका मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, हम लोग ऊपर ले जाएंगे 1 से लेके 2 तक। तो बताना भाई साहब
इसके दौरान वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल है 180 डिग्री का, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस क्या है? नेगेटिव। अगर वहीं पे सोचे कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या स्थिति है, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा। तो यहां इस केस में देखें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो U2 U1 से बड़ा होगा, U2 ग्रेटर देन U1, तो U2 माइनस U1 पॉजिटिव होगा। और अगर U2 माइनस U1 पॉजिटिव है और वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है, यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव है, तो दोनों को इक्वल नहीं लिखा जा सकता है। एक अगर 60 आएगा, एक माइनस 60 आएगा, तो क्या आप इक्वल कर पाएंगे? नहीं। लेकिन बीच में अगर माइनस साइन दे दें तो अब इक्वल हो सकता है। इसीलिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1 ये आता है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को लिख पाएंगे माइनस डेल्टा U। U2 माइनस U1 को डेल्टा U तो लिख ही सकते हैं। अब अगर हम छोटे वर्क डन की बात करें, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत छोटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से ना हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। किसी बॉडी के पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी मिल जाएगा। यहां के से काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं और यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहे हैं। तो जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जान लिया कि ये क्या होता है, तो इसके बेसिस पे क्या हम बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कह सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहेगा कि टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल गिव टोटल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल गिव टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होगा जब केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर गए, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर गए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क, एक्ट की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए कि ऐसा फोर्स जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, या ऐसा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव है वो एक्ट भी कर रहा है लेकिन उसका वर्क डन जीरो है। अगर उसका वर्क डन किसी भी तरीके से जीरो हो गया तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो हो तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। वहां पे कहा गया है कि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट, नहीं, कंजर्वेशन फोर्स वर्क, है ना, एक्ट कर सकता है, एक्ट कर ले, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन उसको नहीं करना चाहिए, उसका टोटल वर्क डन में कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? जीरो, दैट्स इट। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पाएंगे। चलिए तो इसके डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। किसको यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही कमाल का चीज है पूरे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, मतलब पूरे वर्क एनर्जी पावर में ही एकदम इंपॉर्टेंट चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy। अब नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो सकते हैं, और ऐसे फोर्स भी हो सकते हैं जो ना तो कंजर्वेटिव हैं और ना
नॉन कंजर्वेटिव है, अदर फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा जितने भी फोर्स हैं उन सबको हम एक कैटेगरी में रख दे रहे हैं और उसको अदर फोर्सेस कह रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन नेट को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा हो गया वर्क डन बाय अदर फोर्सेस। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस, इसमें सब फोर्स आ गया, कंजर्वेटिव को छोड़कर सब फोर्स आ गया। इवन कई बार कांस्टेंट फोर्स लगेगा, उसको भी आप चाहें तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बना के अदर फोर्स में डाल दीजिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सबके लिए डिफाइन नहीं करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड जो फोर्सेस है उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। तो हम लोग बाकी जो फोर्सेस आएंगे ना, जैसे हमारा फोर्स है, मान लो हम ही एक्सटर्नल फोर्स है और कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो है तो कंजर्वेटिव। कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है कि नहीं? होता है। कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स। वैसा वेरिएबल फोर्स जिसका एक्स कंपोनेंट केवल एक्स पे डिपेंड करे, जिसका वाई कंपोनेंट केवल वाई पे डिपेंड करे, वो भी कंजर्वेटिव है। लेकिन सबके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके तो नहीं रखते, केवल स्टैंडर्ड फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, जैसे स्प्रिंग, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बाकी जो और भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके नहीं रखेंगे, तो उन सबको इसी में घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लिख लो। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को कहीं ना कहीं डेल्टा यू से रिलेट कर सकते हैं, माइनस डेल्टा यू लिखते हैं, तो माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। तो यहां से क्या निकल के आ जाता है? वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि देखिए किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालने से ज्यादा आसान आपके लिए होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, आपके लिए ज्यादा आसान होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो जितने फोर्स के लिए पॉसिबल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना, उसके लिए उन सब फोर्सेस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख के जोड़ दीजिए, और काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो निकालना आसान ही है। लेकिन बाकी बचे हुए फोर्सेस का आप वर्क डन बाय अदर फोर्सेस करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेसिस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रूव होगा वो देखते हैं, समझिए। हम लोग यहां पे जब स्टेटमेंट लिखे उस समय हमने कहा कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पाएंगे। मतलब केवल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो इसका मतलब इसका वर्क डन क्या होना चाहिए? 0। सो अब यहां स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क देन क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज इक्वल टू 0। और वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जैसे ही 0 हुआ हम लोग लिख पाएंगे दिस इंप्लाइज डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0। लिख पाएंगे कि नहीं? देखिए ये 0 हुआ मतलब आरएचएस भी 0, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा के 0 मतलब लिख सकते हैं u2 माइनस u1 प्लस k2 माइनस k1 इज इक्वल टू 0। It means we can write u1 plus k1 is equals to u2 plus k2। ये हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। आप चाहें तो k1 plus u1 लिख लें इक्वल टू k2 plus u2 लिख लें, एक ही बात। तो these three equations are very very important। एक तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एक वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्टेटमेंट, और तीसरा वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के रिलेशन को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। समझिए, हमने एक स्टेटमेंट लिखा था कि स्मॉल वर्क डन dw ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du लिखा था।
अब स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर निकालना हो, वो फोर्स मान लीजिए एक्स में लग रहा है, तो एफ एक्स लिख लेंगे, है ना, एफ एक्स डी एक्स। ये क्या स्मॉल वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। तो यहां से देखिए क्या लिख पाएंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एफ एक्स जो है वो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स है। ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाए। ये ऐसा तब होगा जब u इज ओनली फंक्शन ऑफ x। u अगर केवल फंक्शन ऑफ x हो, मतलब केवल x पे डिपेंड करे, तो ऐसा हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि u r का फंक्शन हो सकता है, तो f लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी आर। उस केस में f क्या लिख लेंगे, माइनस डी यू बाई डी आर। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हो वो एक्स वाई जेड तीनों का ही फंक्शन है। पोटेंशियल एनर्जी अगर फंक्शन हो एक्स वाई जेड तीनों का, या कम से कम दो का, तो उस समय हम लोग एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड कैसे निकालते हैं, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स का माइनस कर देते हैं। सब में माइनस तो आ ही रहा है। अगर यू तीनों का फंक्शन हो तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन समझा चुके हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को वेरिएबल मानेंगे इसमें, और वाई और जेड दोनों को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर देंगे। उसी तरह एफ वाई इक्वल्स टू होगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और एफ जेड होगा माइनस डेल यू बाई डेल जेड। इस तरह से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं कहीं भी। एग्जाम्पल इसमें लेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए आज अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी इक्वेशन पे। सपोज कि हमारे पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। मान लीजिए एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आसान से, u इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन बॉडी एट x इक्वल्स टू -2। x इक्वल्स टू -2 पे बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, f x में होगा ऑब्वियसली क्योंकि x का फंक्शन है u, और वो होगा माइनस, केवल x का फंक्शन है तो केवल माइनस डी यू बाई डी एक्स से निकल जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, u को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, 2x स्क्वायर, 2 तो बाहर आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस 4x। सो एफ एक्स इज बेसिकली माइनस 4x। ये सब ये हो गया हमारा एफ एक्स का वैल्यू, और हमसे पूछा जा रहा है x इक्वल्स टू -2 पे, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 इंटू -2 यानी 8 न्यू। ये निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास u दे दिया जो कि फंक्शन ऑफ x y z तीनों है। सपोज u इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z प्लस z स्क्वायर x। आप देख रहे हैं u इज फंक्शन ऑफ x y z ऑल द थ्री। इस केस में आपका जो फोर्स निकलेगा f, वो f आएगा एफ एक्स भी, वो होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। कितना होगा, माइनस बाहर निकाल लीजिए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पहले रख लेते हैं ना, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई
प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान से देखें, y को कांस्टेंट मानना है, माइनस तो सब में कॉमन आएगा, y को कांस्टेंट मानना है, y बाहर निकल गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है 2x आगे, ये सॉल्व प्लस y और z दोनों को कांस्टेंट मानना है, तो बीच वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन z को कांस्टेंट मानना है, z स्क्वायर बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1। हाँ, इसमें आपको पता होना चाहिए कि फोर्स कहां निकालना है, फोर्स आपको निकालना है 1, 2, 3। जैसे इसमें x इक्वल्स टू -2 दिया हुआ था ना, इसमें अब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा जिसमें तीनों x के वैल्यूज, y के वैल्यू और z के वैल्यू दिए हुए रहेंगे। तो ये बेसिकली ये आ गया, तो क्या हो गया, माइनस y 2xy माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो क्या fx का हम लोग वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1, y की जगह 2 प्लस z की जगह 3 यानी 9, तो 9 प्लस 4 यानी -13, ये आ गया fx का वैल्यू। उसी तरह से fy और fz भी निकाल सकते हैं, इधर मिटा दे, पहले लिख लिए ना। अब fy और fz निकाल लेते हैं, तो सिमिलरली अगर आप करिएगा तो fy का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू 2yz, ये आ जाएगा, और पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 -13, ये भी आ गया। fz निकाल लेते हैं, fz इक्वल्स टू माइनस ऑफ पहला टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, z x और y को कांस्टेंट मानना है, प्लस वाई स्क्वायर z का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2xz, ये हो जाएगा। तो अगर इसमें वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 0, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू एक्स यानी 1 प्लस z यानी 3, तो -10 हो गया। सो उस पॉइंट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा वो होगा -13 आई कैप -13 जे कैप -10 के कैप। अब कैलकुलेशन ठीक है ना, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, ये हो गया। अब देखिए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को, और इसी के बेसिस पे एक टर्म होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, उसको समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या है, बेसिकली ये u वर्सेस x का एक ग्राफ है। ऐसा कोई ग्राफ है, u वर्सेस x का ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से हम लोगों को समझना है इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम को समझना है और उसके टाइप्स को भी समझने की कोशिश करना है। समझिएगा ध्यान से, है ना। एक काम करते हैं, इसको एक और काम कर रहे हैं, यहां पे स्ट्रेट बना, तो देखिएगा ध्यान से। पहला चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा Fx, वो ऑलरेडी हमको मालूम है, माइनस du बाई dx है। ये सॉल्व, Fx जो लग रहा है वो क्या है, माइनस du बाई dx। अच्छा, du बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। किसका स्लोप, u वर्सेस x ग्राफ का स्लोप du बाई dx रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहां पे आपको फोर्स निकालना है तो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ, ये ux ग्राफ है, ux ग्राफ का जो स्लोप है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो आपको उस बॉडी पे लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स पता चल जाएगा। अब समझिए, पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम लोग
स्लोप निकालने अगर यूएक्स ग्राफ का, उसके आगे माइनस लगा दें तो फोर्स हमको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट जो यहां पे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है कि कहां कहां पे फोर्स जीरो होगा। तो आप देखिए यहां पे स्लोप जीरो है, जैसे ही वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ स्लोप क्या हो गया, जीरो। यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे स्लोप जीरो है, और यहां पे भी स्लोप जीरो है। तो चार ऐसे लाइन आपको दिख रहे हैं इस ग्राफ में जो मैंने बनाया है जहां पे स्लोप जीरो है, मतलब इन सारी जगहों पे एफ एक्स जीरो है, यहां पे एफ एक्स जीरो है, यहां पे एफ एक्स जीरो है, यहां पे एफ एक्स जीरो है। अब एफ एक्स जहां पे जीरो होगा, मान लो कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, केवल यही कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, तो जहां एफ एक्स जीरो है वहां पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम अगर एक पॉइंट की बात करें, फॉर अ पॉइंट, एक पॉइंट की बात करें, सो फॉर अ पॉइंट जहां पे उस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, जिस पॉइंट पे उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, वही उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आगे देखेंगे एक्सटेंडेड बॉडी के लिए एफ नेट फोर्स ही जीरो होना काफी नहीं होता है, उसमें नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, पर वो रोटेशन में आएगा, अभी नहीं है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम जैसा दिख रहा है, लेकिन सब में अलग अलग तरह का इक्विलिब्रियम। आप इसको, इसके एनालॉजी को, फिजिकल एनालॉजी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने ऐसे कटोरा बना दिया, एक कटोरा को उल्टा करके रख दिया, एक टेबल बना दिया, क्या बॉडी यहां इक्विलिब्रियम में है? नहीं, वहां आप रखिएगा नीचे गिर जाए। क्या बॉडी यहां इक्विलिब्रियम में है? रखिएगा नीचे गिर जाए। क्या बॉडी यहां इक्विलिब्रियम में है? हाँ, बॉडी यहां इक्विलिब्रियम में है। क्या यहां इक्विलिब्रियम में है? हाँ, यहां इक्विलिब्रियम में है। हाँ, तो हर जगह इक्विलिब्रियम है। लेकिन इसमें ऐसे पाथ में केवल नीचे रखिएगा यहां पर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, केवल यहां रखिएगा तब इक्विलिब्रियम में रहेगा, बाकी जगहों पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। स्मूथ सरफेस मान, रफ नहीं, ये नहीं कि सर अच्छा रफ होगा, फ्रिक्शन होगा तो यहां भी रख देंगे तो नहीं गिरेगा, वो नहीं सोचना। स्मूथ सरफेस, क्योंकि हम लोग केवल कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करना चाहिए। इन तीनों इक्विलिब्रियम का नेचर अलग अलग है, इसीलिए हमने इक्विलिब्रियम के तीन टाइप डिसाइड किए हैं। इस इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या होता है देखेंगे। और इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल। स्टेबल क्यों कहते हैं? आप इसको थोड़ा डिस्टर्ब करके देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ना तो ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आने की टेंडेंसी रखता है, आएगा वापस, भाग नहीं जाएगा। लेकिन वैसा इसके साथ नहीं, इसको आप जरा सा मूव कराएं वापस, कभी ऐसे लग रहा है जैसे इसको बहुत यहां पे प्रताड़ित किया जा रहा था, हैरेसमेंट हो रहा था यहां पे, यहां से जैसे ही भागा भाई जान बच गया और वो भाग गया, खत्म हो, वो आएगा ही नहीं वापस। लेकिन यहां पे उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद में था। जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करें वो वापस आना चाहेगा कि नहीं हमको वहां जाना है, जिद्दी बच्चा है, समझ रहे हो। और ये वो बच्चा है जिसको रूम में कैद कर दिया गया, खुला मौका मिला भाग गया, वहां नजदीक अब वो आसपास फटकेगा नहीं। और ये बच्चा जो एकदम सीधा साधा, तुम इसको डिस्टर्ब करो आगे बढ़ेगा और वही इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहां रख दो वही आनंद में, इसलिए इसका नाम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से तीन इक्विलिब्रियम हो गए। ये तो हो गया कि अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो कैसा बिहेवियर करता है उसके बेसिस पर। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में कुछ यहां पे संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। यहां पे आसपास के पॉइंट्स के मुकाबले सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी है, उस कर्व में भी आप देख सकते हैं।
आसपास का पॉइंट। अब ये नहीं कि सर ये एकदम एक और नीचे वाला पॉइंट आ गया और बोली सर इससे तो ज्यादा है, नहीं, आसपास के बगल बगल के पॉइंट्स आप देखिए, उस बगल बगल के पॉइंट्स के मुकाबले इसका सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी सिस्टम अपना सबसे लो पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है, सबसे लो एनर्जी में रहना चाहता है कि नहीं, इसीलिए वो वापस इधर आना चाहता है। अगर आप इसको देखें तो यहां वो सबसे हाई पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो यहां कभी नहीं रहना चाहेगा, इसीलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां पे उसको कोई दिक्कत नहीं, चाहे यहां रख दो। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को ध्यान रखना है वो इस स्लोप के टर्म्स में है ना, तो इसको कुछ मिटाना ही होगा, कभी ऐसा कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम को थोड़ा और समझने की कोशिश करें उन ग्राफ को अलग अलग करके। जैसे अगर आप यहां ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे स्लोप आपका fx 0 है ना। अब इसके आगे जब आप बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव है, इससे जब राइट आप ले जाते हैं तो x बढ़ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहां पे फोर्स की बात करें तो फोर्स कैसे निकालिएगा बताइए, आप इसका स्लोप निकालिएगा और उसमें नेगेटिव कर दीजिएगा तो फोर्स निकल जाएगा। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि वो इसके साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तो एक्यूट एंगल का tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। इधर की बात करें तो इधर स्लोप नेगेटिव है, यहां स्लोप क्या है, स्लोप नेगेटिव है, तो इसका फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये खतरनाक सिचुएशन है, देखिए स्टेबल वाले को देख रहे हैं ना, एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां से इधर डिस्प्लेस करते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव। जैसे आप इधर खींचिएगा फोर्स लगने लगेगा इधर, आप उसको थोड़ा धक्का दिए ना इधर, फोर्स इधर लगने लगा, वो वापस खींच लिया, इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, वो वापस रीस्टोर करता है। स्प्रिंग के सिचुएशन में ऐसा होगा, सोचिए होगा कि नहीं, आप स्प्रिंग ब्लॉक को यहां रख दीजिए, ऐसे खींच दीजिए ब्लॉक, स्प्रिंग वापस खींच लेगा कि नहीं। उसी तरह से आप इधर डिस्प्लेस करिएगा, मतलब ब्लॉक को पुश करिएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा और फिर वो धक्का देके वापस उस जगह ले आएगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है फोर्स नेगेटिव है, तो इसकी वजह से यहां पे ऑसिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ऑसिलेशन, समझ ना, ऑसिलेशन एसएचएम टाइप का मोशन, ऑसिलेशन हो सकता है, क्योंकि उस पॉइंट पे आने की टेंडेंसी है, ये मीन पोजीशन हो जाएगा उसका। तो जहां भी ऑसिलेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पे देखें, इसके लिए देख लें, यहां पे जब रखेंगे डिस्प्लेस इधर करेंगे, देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, यहां स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो। अब डिस्प्लेस भी किया पॉजिटिव है, फोर्स भी उधर ही लग गया, तो भाई भागेगा ना तेजी से। इधर डिस्प्लेस किए, देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी, ये स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और फोर्स भी नेगेटिव है, तो जिधर मूव करा उधर ही फोर्स लग गया तो भगा देगा। और तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा वहां पे हो रहा है। न्यूट्रल वाले में देखें तो यहां भी फोर्स 0 है, यहां भी फोर्स 0 है, यहां भी फोर्स 0 है, तो कहीं भी रख दो वो वहां पे इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज अगले क्लास में।